हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में एनसीईआरटी में जितने तथ्य दिए गए थे उनको हम लोगों ने डिटेल में कवर किया था, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न बनाने में सहायता मिले। आज का लेक्चर हम लोग एनसीईआरटी जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है उससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक भी एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 से जितने भी हड़प्पा सभ्यता से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बनाने में आपको सहायता मिले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम ईंटें, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता चैप्टर का पूरा नाम है, लेकिन हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता लिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता। इसमें जो है सबसे पहले 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था, जिस समय जो है जॉन मार्शल आपको भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, निदेशक कहा जाता था उस समय उसे। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। इसके बाद ही भारत में जो आज जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जहाँ मतलब अशोक के बारे में पढ़ते हैं, आगे हम लोग पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे। जितने हिस्ट्री हम लोग आज पढ़ते हैं, एनसीईआरटी जो बनी है इन्हीं का मतलब देन है जो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और उस समय हिस्ट्री के लगातार खोज हुए कि हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं हुई, और इनमें जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी हिस्ट्री के जितने भी खोज किए सारे के सारे इन्हीं लोगों ने मिलकर किए। तो सबसे पहले हम लोगों को जो पुरातत्व के बारे में पता चला तो हम लोग लिखित स्रोत पर आधारित थे, क्योंकि लिखित स्रोत तो बहुत बाद के मिले हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग को लिखित स्रोत मिलना ही शुरू हुआ। इससे पहले के लिखित स्रोत हम लोगों के पास है नहीं, क्योंकि मानव जब पृथ्वी पर आया 20 लाख साल पहले, तो उस समय उन्हें लिखना पढ़ना तो आता नहीं था। वो जैसे आज बंदर को देख लीजिए, तो बंदर क्या लिखना पढ़ना जानता है? वो उन्हें सिर्फ खाने पीने से मतलब है, खाया पिया पेट भरा है, बस बात खत्म है। उससे उसको कोई मतलब, उससे ज़्यादा कोई मतलब ना उसको काम काज से कोई लेना देना है, ना किसी और चीज़ से। तो उसी तरह हम लोग भी शुरुआत में जानवर की ही तरह रहते थे, जंगलों में रहते थे और वैसा ही बिहेव था। फिर हम लोग धीरे धीरे एक सभ्यता के कदम में आए। सभ्यता जो है पहला, इस कदम में पहला हम लोगों का सभ्यता नजर आता है हड़प्पा सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत बाद में पता चला। इससे पहले हम लोगों को अशोक के बारे में जानकारी मिल चुकी थी उस समय तक, और गुप्त काल के बारे में, मतलब इससे अगला इतिहास हम लोगों को पता चल चुका था, लेकिन इसका इतिहास हम लोगों को उतना नहीं पता चला था। तो सबसे पहले हड़प्पा का जो है हड़प्पा ही मिला, क्योंकि पूरे हड़प्पा स्थल में सबसे पहले हड़प्पा ही मिला। आप लोगों को अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए, जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी डिटेल में हम लोग कवर किए हैं, तो इससे समझने में आप लोगों को थोड़ा आसानी होगी। तो आप लोगों को खोजकर्ता का नाम जो है बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1821 ईस्वी में हड़प्पा का खोज हुआ, जब पंजाब में रेलवे लाइन भारत में बिछाया जा रहा था। 1921 में भारत में पहला रेलवे लाइन 1853 में मुंबई और थाने के बीच में चली थी। इससे पहले जो है भारत में रेलवे लाइन नहीं था। पहला रेलवे लाइन 1853 में, 1853 पहला रेल लाइन हम लोगों का बिछा। कहां से कहां? तो मुंबई से थाने, ये 34 किलोमीटर मात्र चला था। इसके बाद पूरे भारत में जगह जगह पर जो है रेलवे बिछाई गई थी। तो इसी क्रम में जो पंजाब, जो भारत का पंजाब और पाकिस्तान का जो अभी वर्तमान समय में पंजाब प्रांत है, क्योंकि उस समय में भारत और पाकिस्तान विभाजित थे नहीं, तो इसलिए जो है इस क्षेत्र में जो आपको ये जो भारत का पाकिस्तान, पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अगर मोटा मोटी 4 भाग में बांटा गया था, तो ये जो है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। यहाँ पर जो है आपको रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी
तो इस समय खुदाई के दौरान बहुत सारे यहाँ पर नीचे ईंटें सब मिल रहे थे। तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि जो ईंटें निकालने वाले थे, जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे, तो उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये बहुत हमारी ही सभ्यता की धरोहर है, जो इतनी पुरानी सभ्यता थी हमारी। तो इन लोगों ने हड़प्पा के बहुत सारे ईंटों को जो है रेलवे लाइन में बिछा दिया। इससे क्या हुआ कि हड़प्पा के बहुत सारे स्थल जो है नष्ट हो गए, बहुत सारे मकान नष्ट हो गए। मतलब माना जाता है कि एक इतना लंबा, इतना ईंटा इससे निकाला गया कि इससे लगभग जो है 100 मील के आसपास जो है रेलवे लाइन बिछा ली गई थी। अब इतना मतलब यहाँ से ईंटा निकल चुका था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ कब, जब रेलवे लाइन में 1921 की खोज हुई थी। लेकिन उस समय पता थोड़े था, पहली बार हम लोगों को जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला जब 1921 में दयाराम साहनी को जो है हड़प्पा की मोहर मिली। तो इन लोगों को मतलब ये नहीं कि जब ये मोहर मिली तो मोहर मिलने के बाद बहुत सारे इन पर विचार विमर्श हुआ, लोगों को कंफर्म नहीं हुआ बात, और ये मानने को कोई तैयार नहीं था। ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में जितने व्यक्ति थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में अशोक से पहले भी कोई मतलब बड़ा साम्राज्य था, कोई बड़ा सभ्यता था। वो सब अशोक से ही शुरुआत मानते थे भारत के इतिहास को। लेकिन इससे पहले की जो है 1921 में जब दयाराम साहनी को मिला मोहर, तो कंफर्म तो नहीं हो पाया। लेकिन जब 1924 में राखाल दास बनर्जी को एक और मोहर मिला, तब ये बात कंफर्म हो गई कि नहीं, इससे भारत में जो है इससे पहले भी मतलब अशोक के काल से पहले भी भारत में एक बड़ी सभ्यता थी जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई और राखाल दास बनर्जी द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई। और यही दो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है हड़प्पा में जो है सबसे इंपॉर्टेंट शहर की बात किया जाए तो ये यही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। हड़प्पा कहाँ पर है, तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, ठीक है। तो सिंध प्रांत में हम लोग तीन जो है देखे थे कि मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और कोटदीजी, ठीक है। भारत देखिए यहाँ पर जो चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु नदी। और सिंधु नदी के बाद यहाँ पर जो है झेलम है, सॉरी ये चिनाव, ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ये है ब्यास, और सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी। सिंधु और ये 5 नदियां जिन पर मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी, इसलिए इनको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अधिकांश क्षेत्र सिंधु नदी के ही, सिंधु और इनके सहायक नदी के तट पर ही बसे हुए थे। तो इनमें आप देख लीजिए कि हड़प्पा जो है आपको रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर हड़प्पा रावी नदी के तट पर, ये जो रावी नदी है इसके तट पर, और मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चनहुद्रो ये सिंधु नदी पर बसा हुआ है। तो आपको नदी भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। खोजकर्ता में आपको 2 ही नाम याद रखने हैं कि हड़प्पा का खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने, कब, 1921 में। मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी 1924 में। अगर नदी की बात किया जाए तो हड़प्पा किस नदी पर बसा हुआ है, हड़प्पा है रावी नदी पर, हड़प्पा रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो के साथ साथ हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो के बाद चनहुद्रो, चनहुद्रो के बाद कोटदीजी, ये 3 जो है सिंधु नदी पर बसे हुए हैं। इसके अगला अगर बात किया जाए तो आपको चौहद्दी हम बताए थे कि सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में कौन सा है। ये जो है बार बार एग्जाम में चौहद्दी और इनके जो किस नदी पर बसे हुए हैं ये आपको बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर में जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में मांडा, ये आपको चेनाब नदी पर है जो जम्मू कश्मीर में है। मांडा सबसे उत्तर में। सबसे दक्षिण की बात किया जाए तो यह यहाँ पर है महाराष्ट्र में दैमाबाद, दैमाबाद।
सबसे पूर्व की बात किया जाए तो यूपी में था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिम में तो यहाँ बलूचिस्तान में था सुतका गेंदोर। ठीक है, तो मांडा चनाब नदी पर, दायमाबाद जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी है। भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटने का काम विंध्याचल श्रेणी एक पर्वत है जो यहाँ को भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है। यहाँ से नीचे जितनी भाग है इसको हम लोग दक्षिण भारत कहते हैं। उत्तर भारत में तो सबसे बड़ी नदी हम लोग जानते हैं गंगा नदी है, और पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी ही है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, जिसको दक्षिण भारत का गंगा भी इसको कहते हैं। तो ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी की एक सहायक नदी है। जैसे सिंधु की 5 यहाँ पर सहायक नदी है, उसी तरह गोदावरी की एक सहायक नदी है परवरा नदी। तो दायमाबाद आपको परवरा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद अगर आलमगीरपुर यूपी की बात किया जाए तो ये हिंडन नदी पर बसा हुआ है, हिंडन नदी। और सुतका गेंदोर जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में है, ये आपको दास्क नदी पर है, दास्क नदी पर। तो इतने जो है आपको 4 चौहद्दी हो गए। इनके बाद महत्वपूर्ण ये जो है सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कुछ महत्वपूर्ण की और बात किया जाए तो गुजरात का लोथल भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि व्यापारिक केंद्र था। ये इनसे पूछे जाते हैं आपको। धौलावीरा से पूछे जाते हैं। ये सब सिंधु घाटी का सबसे बड़ा क्षेत्र धौलावीरा है। फिर धौलावीरा के बाद बात किया जाए तो आपको कालीबंगा एक इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है। बस इससे ज्यादा आपको नदी भी नहीं पूछे जाते हैं। तो लोथल की बात किया जाए तो लोथल आपको धौलावीरा जो है लूनी नदी पर है, और कालीबंगा घग्घर नदी पर, और लोथल भोगवा नदी पर। ये आपको नदी हो गए जिनके किनारे ये शहर बसे हुए हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं। इनसे ज्यादा आपको शहर जो नदी पर बसे हुए हैं वो नहीं पूछे जाते हैं। अब जो है इससे आगे हम लोग देखते हैं कि किन क्षेत्रों से क्या क्या मिले हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा को, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा से देख लेते हैं कि क्या क्या मिले हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हड़प्पा से जो है कपास के साक्ष्य मिले हैं। ये हम लोग सबसे पहले देखे थे कि सिंधु घाटी सप्ताह ही दुनिया का सबसे पहली बार जो कपास उपजाया गया था वो सिंधु घाटी सप्ताह में ही उपजाया गया था। तो कपास का सबसे पहला साक्ष्य हमको सिंधु घाटी सप्ताह में मिलता है, और सिंधु घाटी सप्ताह में भी हड़प्पा में मिलता है। इसके बाद हड़प्पा में जो एक है आपको उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, इसकी एक प्रतिमा मिली है। जो ये प्रतिमा इस प्रकार है कि एक औरत के पेट से जो है पैर निकलते हुए दिखाया गया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये औरत जो है धरती को रिप्रेजेंट कर रही है, धरती को दर्शा रही है, और पैर उससे निकल रहा है, धरती से ही पैर निकलता है। तो धरती जो है उस वो जो औरत है वो धरती को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात वहाँ के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, और धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसका पूजा करते थे। अगर पूजा पाठ अर्थात धार्मिक आस्था की बात किया जाए तो हम लोग यही चर्चा कर लेते हैं कि धार्मिक हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो धार्मिक आस्था थी वो कैसी थी। तो लोग पूजा पाठ करते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूजा पाठ करते थे, लेकिन कहीं भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात मंदिर नहीं थे, लोग पूजा पाठ जरूर करते थे। तो पूजा पाठ किसकी करते थे? तो मतलब पुरुष और मातृ दोनों की ही मतलब पूजा की जाती थी। पुरुष देवी के भी, पुरुष देवता के भी मतलब पिक्चर मिले हैं, मतलब मूर्ति मिले हैं, और मातृ देवी के भी मूर्ति मिले हैं। तो मातृ देवी में आपको एक तो हो गया धरती को उर्वरता की देवी मानते थे ये लोग, और पुरुष देवता में अगर बात किया जाए तो एक योगी की मूर्ति मिली है।
मोहनजोदड़ो से, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। योगी मूर्ति कुछ इस प्रकार है कि एक योगी है, उसको ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, और इसके बगल में 5 प्रकार के 6 पशु हैं। छह पशु में आपको 2 हिरण है, एक हाथी है, एक गेंडा है, एक बाघ है और एक भैंसा है। ये आप 5 प्रकार के, मतलब हिरण, हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसा, ये 5 प्रकार के पशु मिले हैं, लेकिन टोटल 6 हैं। हिरण 2 है, तो 2, 3, 4, 5 और 6, इनके इन योगी के आसपास 6 जो है 6 प्रकार के 6 जानवर के फोटो दर्शाए गए हैं। जो आज के साथ इसकी अगर तुलना किया जाए तो ये जो है भगवान शिव, जिसको हम लोग पशुओं के देवता मानते हैं, उस काल में इसको पशुपतिनाथ कहा गया है। इसको इतिहास में पशुपतिनाथ की मूर्ति कहा गया है, पशुपतिनाथ की प्रतिमा। तो भगवान शिव की जो पूजा है वो आज से नहीं की जाती है, ये आप समझ लीजिए कि ये कब से है। तो हम लोग इसका एज देखे थे कि 1900 ईसा, वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ये इसका निर्धारित तिथि है कि ये भारत में इस समय से जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। लेकिन कई जगह ये माना जाता है कि कार्बन डेटिंग पद्धति इस तारीख को सही नहीं बताते हैं। अगर कार्बन डेटिंग पद्धति से चला जाए तो इसके अनुसार, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, जिसको हम लोग C14 पद्धति कहते हैं, ये एक आयु नापने की विधि है। आयु नापने की विधि कहने का मतलब होता है कि हर चीज की आयु का मापने का एक तरीका होता है। जैसे हम लोगों को जो जीवित और नॉन जीवित चीज है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, सजीव और निर्जीव, उसमें कार्बन की एक निश्चित मात्रा होती है, और कार्बन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। तो इनको आयु निर्धारित करने का जो विधि है, जिसको हम लोग कार्बन 14 पद्धति कहते हैं, इस पर हर जीव में जो है कार्बन होता है और उसके आधार पर इसका आयु निर्धारित किया जाता है। तो कार्बन 14 जो पद्धति है, इसके अनुसार इसका जो सही एज है, इसको माना गया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये सर्वमान्य तिथि इसको कहा जाता है। लेकिन आप ऑप्शन देख लीजिएगा, जिस हिसाब से ऑप्शन आए आपको उस हिसाब से सही उत्तर उसका मारिएगा। एनसीईआरटी के हिसाब से 2600 से 1900 है, और कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। अब अगर यहाँ पर योगी धार्मिक आस्था की बात किया जाए तो मंदिर तो नहीं थे। योगी मूर्ति की जो प्रतिमा मिली है, भगवान शिव की प्रतिमा, वो इस प्रकार से मिली है। तो और मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी, जिसमें उर्वरता की देवी है। इसके बाद अगर अंतिम बात किया जाए तो यहाँ के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे। भूत प्रेत में आस्था थी, क्योंकि बहुत सारे ताबीज यहाँ से मिले हैं जो बताते हैं कि इन लोगों को भूत प्रेत में आस्था, मतलब भूत प्रेत को मानते थे। तो हम लोग धार्मिक आस्था समझ गए कि किस प्रकार के इन लोगों को धार्मिक आस्था थी। अब हम लोग हड़प्पा में जो और कुछ चीजें मिली हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो हड़प्पा से आपको कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य, इसके बाद उर्वरता की देवी, इसके बाद एक मिले हैं R37 कब्रिस्तान। उस समय में जलाने की प्रथा नहीं थी, दफनाने की ही प्रथा थी। प्रत्येक व्यक्ति को दफनाया जाता था उसको जमीन के अंदर। तो कई जगह कलश समाधान मिले हैं। तो कलश समाधान ये होता है कि आदमी को मृत स्वरूप को एक कलश में डाल करके उसको दफनाया जाता है, इसको कलश समाधान कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद R37 कब्रिस्तान के बाद जो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से मिली है, उनमें सर्वाधिक प्राचीन मुहर जो है एक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख। अभिलेख हम लोग समझ चुके हैं कि अभिलेख जो है पत्थर पर खुदे हुए चीज जो लिखे जाते हैं, पत्थर पर खोद कर लिखे जाते हैं, उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। और भारत का जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। कहाँ से? तो हड़प्पा से। भारत के ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। इसके बाद अगर हम लोग इस बात पर भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर अन्नागार तो मिले हैं, पर सबसे बड़े अन्नागार, अन्न रखने का जो भंडार था, वो सबसे बड़े मोहनजोदड़ो में थे। यहाँ पर जो थे वो 6 कोठार वाले थे, मतलब अन्नागार 6 कमरे वाले थे, 6 कोठार वाले अन्नागार। तो ये तो हो गया हड़प्पा से।
इतनी चीजें आपको महत्वपूर्ण है जिनको आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव बनाने के पर्पज से। इसके बाद हड़प्पा के बाद हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो में इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब इसको समझ लेते हैं। इस सभ्यता के अंत के बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत राय है। जैसे मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो फिल्म अगर देखे होंगे तो आपको उसमें दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने के कारण पूरी जो है सभ्यता तहस नहस हो गई, जलमग्न हो गई। तो कोई बाढ़ मानता है, कोई जलवायु परिवर्तन हो गया, मतलब सूखा पड़ गया, यहाँ खेती बाड़ी नहीं हो रही थी इसलिए मतलब यहाँ से चल गया आदमी सब। दूसरा कोई और कारण मानता है कि वन जो है अत्यधिक वनों की कटाई और इस सब के कारण, प्रदूषण सब के कारण यहाँ से लोगों को जाना पड़ा। लेकिन ये सारी जो है इतनी बड़ी सभ्यता की, ये जो इतने बड़े क्षेत्र में बसे हुए थे, मान करके चलिए आज अगर प्रदूषण हो गया या फिर बाढ़ आ गया तो थोड़े से भारत का हिस्सा अगर डूब गया तो कोई पूरे भारत का अंत तो ये नहीं है कि बाढ़ के कारण पूरे भारत जो है जलमग्न हो गया। आज भी जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका का बर्फ पिघल रहा है, तो बर्फ पिघलने से ये तो नहीं बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया डूब जाएगी। हाँ, ये माना जा रहा है कि 2030 तक प्रमुख जो 12 शहर है दुनिया के वो डूब जाएंगे। लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका गया तो आज जो गर्मी जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिसको हम लोग वैश्विक तापमान कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिस हिसाब से बढ़ रही है, अगर इसी हिसाब से बढ़ती रही, अगर हम लोग नहीं रोके इसको तो 2030 तक मतलब विश्व के प्रमुख 12 शहर, जिसमें एक हांगकांग भी है, थाईलैंड भी है, ये सब जो है आपको डूबने के चांस है इनके। इसी तरह पूरी दुनिया तो नहीं डूब सकता है, जबकि इतना बड़ा आपको बाढ़ आ जाएगा, पूरे पृथ्वी समुद्र का तापमान, समुद्र का लेयर बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। तो पूरे भारत का तो ये नहीं बता सकता है कि इतने बड़े क्षेत्र जो है विलुप्त हो गया कैसे। लेकिन उन्हीं में से एक ये भी है कि यहाँ पर जो है कहा जाता है कि कोई जो है वार हुआ, यहाँ पर युद्ध हुआ और युद्ध में जो है पूरी सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन युद्ध के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता का अंत इससे भी हुआ होगा ये भी पॉसिबल नहीं लगता है। तो युद्ध के जो प्रमाण मिलते हैं, ये मोहनजोदड़ो के एक गली से बहुत सारे लाशों के अवशेष मिले हैं, जो लग रहा है, उन लाशों को देखकर लग रहा है कि यहाँ युद्ध हुआ होगा, कोई जो है भयंकर मतलब आक्रमण हुआ होगा, जिस आक्रमण की वजह से पूरे गली में जहां तहां लाश पड़ी हुई है। और जिस अवस्था में पड़ी हुई थी, मान कर के चलिए कोई मतलब ऐसे पड़ा हुआ तो ऐसे ही उनके लाश मिले हैं। अगर किसी को दफनाया जाता है तो एक तरीके से दफनाया जाता है, उनके लाश मतलब देख करके पता चल जाएगा कि इसको सही तरीका से दफनाया गया है। लेकिन अगर सही तरीका से ना दफनाया जाए तो उस लाश को देख करके पता चल जाता है कि ये इसको मारा गया है। तो उस तरह के मोहनजोदड़ो में एक गली मिले हैं जहां पर बहुत सारे लाश मिले हैं, तो इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। तो अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि क्या सब मिले हैं। तो यहाँ मिलने में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको बृहद स्नानागार जिसको कहते हैं, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। इस विशाल स्नानागार जो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, इस विशाल स्नानागार को दुनिया की उस समय समकालीन दुनिया की आश्चर्यजनक संरचना माना गया था। और ये किसने कहा था, तो जॉन मार्शल ने इस विशाल स्नानागार को समकालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक संरचना माना था, जॉन मार्शल ने। ठीक है, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। इसके बाद सर्वाधिक मोहर, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर यहाँ से मिले हैं। मोहर किस चीज के बने होते थे, तो सेलखड़ी नामक मिट्टी के यहाँ से जो है जितने आपको मिले थे, सेलखड़ी जितने भी मोहर मिले हैं वो सेलखड़ी नामक मिट्टी से बने हुए थे। एक सेकंड, इसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ से, तो एक इम्पोर्टेंट है कांस्य मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। कांस्य प्रतिमा एक नर्तकी है जिसको आपको डांस करते हुए दिखाया गया है, और ये कांस्य की बनी हुई है, जो कि बहुत देखने में बहुत ही सुंदर है। तो ये जो है मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है।
इसके बाद आपको योगी की प्रतिमा, जो हम लोग अभी योगी की प्रतिमा, जिसको पशुपतिनाथ की प्रतिमा भी कहा जाता है। इसके बाद एक जो है पुजारी पुरोहित की प्रतिमा। ये इतने चीज मोहनजोदड़ो से इंपोर्टेंट थे। पुजारी पुरोहित कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में शासक कैसे थे, राजा कैसे थे, इनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन उसी समय जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसी समय में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहाँ के अभिलेख को पढ़ा जा चुका है और उन अभिलेखों से पता चलता है कि वहाँ पर जो शासक थे वो पुरोहित थे, मतलब पुजाने वाले जो व्यक्ति होते थे, जिसको आजकल के टाइम में ब्राह्मण कह सकते हैं, तो वही उस समय शासक भी हुआ करते थे उस क्षेत्र के। तो इस पुरोहित की जो पुजारी पुरोहित की प्रतिमा मिली है, उसको मतलब इतिहासकार मानते हैं कि ये जो है आपको उस समय में शासक हुआ होगा, शासक रहता होगा, यही पुजारी पुरोहित, इसलिए ये हमारे क्षेत्र में मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से हम लोग देख लिए कि कितनी चीजें मिली है। अब अन्य क्षेत्रों से देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो इसके बाद लोथल है, जो कि एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हम लोग देखे थे कि लोथल में हर जगह जो है घर के दरवाजे और कमरे जो है आपको सड़क पर नहीं खुलते थे। उस मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं, आप हर स्थल में जो घर बने हुए थे, उनके दरवाजे और खिड़कियां जो है सड़क पर नहीं खुलते थे, ताकि सड़क के धूल कण घर में ना जाए। और दूसरी बात कि सड़क पर जाता हुआ व्यक्ति घर के अंदर ताक झांक ना करे, इसलिए जो है कोई भी न ही दरवाजा न ही खिड़की सड़क पर खुलते थे। लेकिन लोथल के खुलते थे, चूंकि लोथल एक व्यापारिक केंद्र था, इसलिए लोथल के यहाँ पर खुलते थे, ताकि सामानों को लादने में और इन सब में दिक्कत ना हो। तो लोथल की अगर बात किया जाए तो सबसे अगर महत्वपूर्ण बात है तो लोथल में बंदरगाह, जहां पर जहाज आता जाता है, उसे हम लोग पानी का जहाज आता जाता है उसको बंदरगाह कहते हैं। और एग्जाम में कई बार आपको बंदरगाह की जगह डॉक यार्ड लिखा हुआ मिलता है, तो डॉक यार्ड भी हम बंदरगाह को ही कहते हैं। तो बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से, जिसको गोदीबारा भी कहा जाता है। आप तीनों शब्द एक ही है, जो एग्जाम में आपको अलग अलग कह करके कंफ्यूज कर सकता है। तो आप तीनों शब्द देख लीजिए, बंदरगाह, डॉकयार्ड और गोदीबारा, तीनों एक ही बात है। तो जो यहाँ से मिले हैं। दूसरा बात है कि युगल समाधान मिले हैं। युगल समाधान ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, युगल समाधान, कि इनमें एक जो है स्त्री के शव है और दूसरा महिला मतलब पुरुष के शव है, जो दर्शाता है कि ये हो सकता है कि ये सती प्रथा के प्रमाण हो। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को जिंदा उसके साथ दफना दिया जाता था। अगर जलाने की प्रथा थी तो उनको साथ में बांध करके जला दिया जाता था। ये बहुत ही एक घिनौनी जो है कह सकते हैं कि ये उस समय में एक सती प्रथा एक प्रथा थी, जिसमें औरत को उत्पीड़न, इतना बड़ा उत्पीड़न कि जिंदा जला देना या आपको जिंदा दफना देना, कितना उत्पीड़न रहा होगा, कितना दर्द भरा रहा होगा, ये बयान नहीं क्या किया जा सकता है इस दर्द को कि क्या कहा जाए इस बात पर। खैर युगल समाधान मिले हैं। तो सती प्रथा के सबसे पहले जो प्रमाण अगर की बात किया जाए तो ये हमें लोथल से मिलते हैं। सती प्रथा के भारत में, सती प्रथा के भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य ये आपको लोथल से मिले हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर अग्नि वेदिका मिले हैं। अग्नि वेदिका जो यज्ञ में आपको वेदिका बनाए जाते हैं, वो अग्नि वेदिका के प्रमाण हमें लोथल से मिलते हैं। अग्नि वेदिका, इसका अग्नि वेदिका के साक्ष्य हमें कालीबंगा से भी मिलते हैं, दोनों ही जगह से मिलते हैं। और ऑप्शन में आपको देख लीजिएगा लोथल है या कालीबंगा है, और जो है या एक ही ऑप्शन देगा, या फिर अगर जोड़ा में दिया है तो लोथल और कालीबंगा दोनों उत्तर होगा। कि एक साथ देखते होंगे कि लोथल कालीबंगा ये वो ऑप्शन में दे दिया, दूसरा में मोहनजोदड़ो हड़प्पा दे दिया। तो अगर जोड़े में ऑप्शन है तो लोथल कालीबंगा वाला आंसर सही होगा, और अगर अकेले है तो या तो लोथल आपको देगा या फिर कालीबंगा देगा। और अगला अगर देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट और है कि फारस की मुहर, चूंकि यहाँ से बंदरगाह मिले हैं
तो ये जो बंदरगाह है ये मतलब विदेशों से जो व्यापार चलता था ये यहीं से चलता था। तो यहाँ पर जो है फारस की मोहर मिले हैं। इसके बाद आपको तरह तरह के जो है बटखारे मुहरे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली है, चूँकि व्यापारिक केंद्र थे, जो कि हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बटखारे हर जगह मिलते थे, मुहरे हर जगह मिलते थे, तो हर क्षेत्र में मिले हैं। क्योंकि व्यापार वाणिज्य तो हर क्षेत्र में चलता था, लेकिन लोथल व्यापारिक केंद्र मतलब था जहाँ से विदेशों में सामान भेजा जाता था। इसलिए लोथल में इम्पोर्टेंट बात यह है कि घरों के दरवाजे जो है मेन सड़क पर खुलते थे। ये भी याद रखिए कि घरों के दरवाजे सड़क पर खुलते थे। बाद बाकी किसी भी क्षेत्र के दरवाजे या खिड़कियां सड़क पर नहीं खुलती थी, सिर्फ लोथल का। अब लोथल के बाद हम लोग गुजरात में ही जो है धौलावीरा की बात कर लेते हैं। तो धौलावीरा जो है यहां से एक तो ये है कि सबसे उन्नत जल प्रबंधन मतलब हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में कि सड़क बनी हुई थी, सड़क के साथ नाला बनी हुई थी, नाला के रख रखाव के लिए उसमें मेन होल बने हुए थे ताकि समय समय पर अंदर जाकर के साफ सफाई की जा सके। मतलब साफ सफाई और जल निकासी का इतना बढ़िया व्यवस्था था कि जो तो आज के समय में भी ऐसा व्यवस्था नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो लेकिन उन सब में भी अगर सबसे बढ़िया जल प्रबंधन की व्यवस्था, जल प्रबंधन में आ जाता है जल का उपयोग और जल का संचयन, ताकि भविष्य में भी उपयोग किया जा सके। मतलब जल का सबसे बढ़िया प्रबंधन, मान करके चलिए कि आज वर्षा होती है और वर्षा का पानी मतलब बर्बाद चल जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि सूखा पड़ा रहता है हमारे क्षेत्र में, पानी को पटाने के लिए हम लोगों को तरह तरह के साधन अपनाने पड़ते हैं। तो ये पानी का जो है प्रबंधन हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर इसी पानी के वर्षा के पानी को एक जगह स्टोर करके रख लिया जाए, जैसे तालाब में रख लेते हैं, इसी तरह बहुत सारे व्यवस्था और किया जा सकता है जिसके माध्यम से हम वर्षा का पानी जो बर्बाद हो जाता है, बह करके कहीं और चल जाता है, सूख जाता है, ये जो है अगर एकत्रित करके रख लिया जाए तो इसी को हम लोग जल प्रबंधन व्यवस्था कहते हैं। कि जल जो है उसको अधिक से अधिक सही मात्रा में उपयोग किया जाए और उचित रूप से प्रयोग किया जाए, तो उसी को हम लोग जल प्रबंधन व्यवस्था कहते हैं। क्योंकि धौलावीरा में इसलिए कहा जा सकता है कि विशाल जलाशय मिला है, जो हम लोग देख चुके हैं, इसका काम जो है सिंचाई के लिए किया जाता था। विशाल जलाशय मिले हैं धौलावीरा से, मतलब एक तरह का बड़ा तालाब कहिए, जो वर्षा पानी को संचयन करके आप उसको जो है कृषि के लिए उपयोग किया जाता था धौलावीरा से। और एक इम्पोर्टेंट धौलावीरा से ये कह सकते हैं कि प्राचीन साक्ष्य के हिसाब से, प्राचीन साक्ष्य के अनुसार ये हड़प्पा का सबसे बड़ा क्षेत्र था, हड़प्पा का सबसे बड़ा क्षेत्र। लेकिन नवीन साक्ष्य के अनुसार अगर बात किया जाए तो हरियाणा का जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ा हो गया है। अब हाल फिलहाल में जो खोज हुआ उसके अनुसार जो है राखी गढ़ी सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है, लेकिन एग्जाम में अभी भी जो है धौलावीरा ही सही उत्तर मानता है। लेकिन देख लीजिएगा राखी गढ़ी या तो ऑप्शन में ही नहीं देगा, और अगर देगा तो इसका मतलब राखी गढ़ी ही सही होगा। लेकिन अगर नहीं दिया है तो सही उत्तर धौलावीरा हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन साक्ष्य के अनुसार धौलावीरा ही सबसे बड़ा क्षेत्र था। नवीन साक्ष्य के हिसाब से हड़प्पा का सबसे बड़ा क्षेत्र अब राखी गढ़ी हो गया है। तो अब जो है नवीन के हिसाब से राखी गढ़ी, नवीनतम में राखी गढ़ी हरियाणा। तो ये जो है गुजरात का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था लोथल और धौलावीरा, इनको हम लोग देखे। अब अगला जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र हम लोग कालीबंगा को देख लेते हैं। तो कालीबंगा जो है आपको आज के राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां मिलता है। और कालीबंगा से हमें दो महत्वपूर्ण चीज, एक तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कृषि के लिए यहाँ पर आपको जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और खेत कैसे जुते हुए थे? तो समकोण पर, अर्थात इससे ये बात साबित होता है कि आधे खेत में कोई और फसल और आधे खेत में कोई दूसरा फसल, एक समय में दो फसल उपजाने के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिले हैं। खेत तो जोते हुए थे, परंतु वो खेत जो है कुछ इस तरह जोते हुए थे कि समकोण पर आधा खेत इस दिशा में जोता हुआ था
और आधा खेत इस दिशा में जोता हुआ था। खेत पूरा एक ही दिशा में जोता जाता है, लेकिन यहाँ पर दो दिशा में जोता गया था। इसका मतलब ये हुआ कि आधा खेत में कोई और फसल और आधा खेत में कोई और फसल। तो खेत जोते हुए खेत के प्रमाण आपको कालीबंगा से मिले हैं। दूसरा हम लोग बता चुके हैं कि अग्नि वेदिका के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं, लोथल से भी मिले हैं, और अग्नि वेदिका के साक्ष्य आपको कालीबंगा से भी मिले हैं। साथ साथ यहाँ पर भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ भूकंप आता था, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं आपको कालीबंगा से। कालीबंगा के बाद हरियाणा का एक क्षेत्र है बनावली, उसको हम लोग देख लेते हैं। बनावली में हम लोग देखे थे कि खेत जोतने के लिए मिट्टी के खिलौने मिले थे जो हल के थे, मिट्टी के हल के खिलौने। और दूसरा था मिट्टी के बैलगाड़ी के खिलौने। तो यहां से दो चीजें इंपोर्टेंट जो मिले थे कि चूंकि सामान आने जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था और खेत जोतने के लिए हल के प्रयोग किए जाते थे, ये दोनों के साक्ष्य हमें बनावली से ही मिले हैं, मिट्टी के हल के खिलौने और मिट्टी के बैलगाड़ी के खिलौने। इसके साथ अगर देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट जो चीज यहाँ से मिले हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, ये हमें बनावली से ही मिलते हैं। अब जितने बड़े क्षेत्र थे वो हम लोगों के ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से खत्म हो गए। अब एक वन लाइनर फॉर्म में हम लोग एक दो क्षेत्र और देख लेते हैं, और इससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाते हैं, और जो कुछ पूछे जाते हैं वो आपको पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर लिए हैं। एक बार वन लाइनर फॉर्म में उनको देख करके चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो अगला जो क्षेत्र है वो है आपको रोपर। कहाँ है? पंजाब में। रोपर पंजाब में आपको मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य ये रोपर से हमें मिले हैं। कुत्ते के साथ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। रोपर कहाँ है? पंजाब में। और बुर्जहोम एक जगह है जो बहुत पूरा पाषाण काल की बात, नव पाषाण काल की बात है। बुर्जहोम कश्मीर में है। कश्मीर यहाँ ऊपर में, और इसके जस्ट नीचे में आपको पंजाब मिलेगा। कश्मीर बुर्जहोम जो है यहाँ पर मतलब नव पाषाण काल से ही कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और रोपर में हमें यहाँ हड़प्पा सभ्यता में आकर के मिले हैं। रोपर के बाद अगर अगला बात किया जाए तो रंगपुर, जो कि गुजरात में है। तो रंगपुर में आपको धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी के साक्ष्य। और अगला है नौसारो। नौसारो में आपको औरतों के मांग में सिंदूर के साक्ष्य। औरतों के मांग में सिंदूर के साथ। सॉरी, एक चीज आपको छूट गया, चन्हुद्रो। चन्हुद्रो में कारखाने, ये एक मतलब औद्योगिक क्षेत्र था जहां मनके के कारखाने बहुत अधिक मनके के कारखाने मिले हैं। इसके बाद आपको मनके के कारखाने के साथ लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जो कि कहाँ है? पंजाब, सॉरी पाकिस्तान में। अच्छा शायद एक चीज, एक मिनट, सॉरी, हम अभी पिछले में ये देखे थे कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह हमें बनावली से नहीं चन्हुद्रो से मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, उसको सही कर लीजिएगा, जो है बनावली से नहीं चन्हुद्रो से मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह हमें चन्हुद्रो से मिले हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है आपको पूछे जाते हैं। अब अगला अगर एक बात किया जाए कि जो हम लोग पिछले लेक्चर में ही बात कर चुके हैं, हम लोग शॉर्टकट में अब देख लेते हैं कि जो हमें
मुहरें जो बनाने में प्रयुक्त होती थी, क्या सब प्रयुक्त होती थी? तो इम्पोर्टेंट मुहर बनाने में इम्पोर्टेंट था लाजवर्द मणि, कार्नेलियन पत्थर, तांबा, सोना, टीन, ये सब इम्पोर्टेंट थे। तो इनको देख लेते हैं। तो हम लोग देखे थे कि लाजवर्द मणि कहाँ से मंगाया जाता था? सोरतुघई से। और कार्नेलियन पत्थर लोथल से। तांबा दो जगह से, आज भी राजस्थान का जो खेतरी है वहां से तांबा, राजस्थान के खेतरी से। और दूसरा आपको ओमान से। सोना आज भी जो है भारत में एक ही जगह सोना मिलता है, कोलार कर्नाटक से। और टीन अफगानिस्तान से। सड़क की बात किया जाए तो सड़क ग्रिड पद्धति पर बने हुए थे। और आपको बाट बनाने के लिए जो है चर्ट नामक पत्थर का उपयोग किया जाता था। और मुहर बनाने के लिए सेलखड़ी का। और लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। इससे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाते हैं। और इनसे पिछले लेक्चर में भी हम इन सभी बातों को कवर किए थे। उन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो फिर से एक बार देख लीजिए। ये सारी चीज़ें लाजवर्द मणि सोरतुघई से, कार्नेलियन पत्थर लोथल से, तांबा राजस्थान के खेतरी और ओमान दोनों जगह से मंगाए जाते थे। सोना कोलार कर्नाटक, आज भी यहीं से हमें सोना मिलती है। और टीन अफगानिस्तान से। और ये तो मुहर बनाने के लिए चर्ट नामक पत्थर से, बाट जो बेटखारा होता है वो चर्ट नामक पत्थर से बनता था। और मुहरें जो बनती थी वो सेलखड़ी नामक मिट्टी की बनती थी। इस समय की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उन दोनों वीडियो को अगर साथ में मिला करके देख लीजिएगा तो आपको अब हड़प्पा सभ्यता के जो सिंधु घाटी सभ्यता है चैप्टर 1 ये कंप्लीट हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डिटेल में कवर हो चुका है। अब जो है एक वीडियो हम लोग ऐसा लाएंगे कि जो इसमें सिर्फ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, जिसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव जितने पूछे गए हैं और जो पूछने की संभावना है बिहार बोर्ड में 12th के एग्जाम में, वो सारे आपको कवर कराए जाएंगे। और एक वीडियो आपको सब्जेक्टिव, ताकि आप लोगों को सब्जेक्टिव कैसे लिखना है वो उसमें देखेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी चैप्टर पहले कवर कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव लेकिन हम लोग कर ही लेंगे। सब्जेक्टिव का जो है बाद में हम लोग कवर करेंगे वीडियो जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।